में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले कुछ सर्वदलीय बैठक हुई है और जिसमें दोनों सदनों के विधायी कार्य और कई विषयों को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में सदन के नेता और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। विपक्ष से कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और इसके साथ ही कौडी कुनिल सुरेश और तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के ही बताया जा रहा है राम गोपाल यादव और दरमुख केतरू चित सिवा कई अन्य दलों के नेता भी शामिल हुए। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया की समय सीमा को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें कि मतदाताओं को आगामी चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में अपने नाम की सही जानकारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम 11 दिसंबर 2025 तक चलेगा और इसी तरह ही वोटिंग सेंटर्स की भी पुनः व्यवस्था भी 11 दिसंबर 2025 तक पूरी करनी होगी। इसके साथ ही इस फैसले के बाद 12 राज्यों में एसआईआर अब 11 दिसंबर तक अपडेट किया जा सकता है। इस संशोधन का भी असर राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में दिखेगा। इसके अलावा केरल, गोवा और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इसके साथ ही पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी इस फैसले का असर नजर आएगा। अब वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े सभी फेज नई तारीखों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। खबर दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 128वें एपिसोड को बड़े ध्यान से सुना। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि मन की बात के माध्यम से ही प्रधानमंत्री सीधे आम जनता से जुड़ते हैं और लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। रायपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 128वें एपिसोड को लेकर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि इस अवसर पर ही इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के लोगों ने सामूहिक रूप से ही इस कार्यक्रम को सुना और हर उम्र के लोग इस मासिक कार्यक्रम का ही उत्कृष्टता के साथ इंतजार करते हैं। मुख्यमंत्री साय के मुताबिक प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से ही एक अभिभावक की तरह पूरे देश से जुड़ते हैं और उनकी बातें जनता को प्रेरित करती है। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सरोकार और जन भागीदारी और देश के आम नागरिकों के योगदान पर भी खास चर्चा हुई। आयोजन था और हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि ऐसे अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं और आज यहाँ पर रायपुर पश्चिम विधानसभा में भव्य आयोजन मन की बात का किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग और सैकड़ों संख्या में हमारे कार्यकर्ता बंधुगण सबकी उपस्थिति में हम लोग मन की बात को सुने हैं और सबको इंतजार रहता है हर महीना आखिरी रविवार का, कि उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक गार्जियन की भांति पूरे देश की 140 करोड़ जनता से रूबरू होते हैं और अनेक नई बात जो देश में नवाचार होते हैं सबको बताते हैं। इससे प्रेरणा भी मिलती है, कई जानकारियां भी देते हैं, उसका लाभ होता है। तो आज हम सब लोग मिलके मन की बात सुने हैं और कई चीजों को आज भी वो बताए हैं।
मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने 5वें कला सृजन उत्सव 2025 का भव्य उद्घाटन किया। इस उत्सव का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक विरासत और कला प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। मुख्यमंत्री सावंत ने अपने उद्घाटन संबोधन में कलाकारों और आयोजकों की सराहना की है और कहा है कि इस तरह के आयोजन कला प्रेमियों और युवा कलाकारों को प्रेरित करते हैं। उत्सव में कई कला प्रदर्शनी, संगीत और नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो दर्शकों को रंगीन और समृद्ध अनुभव देंगे। थाईलैंड के विदेश मंत्री अपने पहले आधिकारिक 4 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। आपको बताते चले उनका दौरा ही 2 दिसंबर तक चलेगा और विदेश मंत्रालय के मुताबिक थाई विदेश मंत्री राजधानी में ही आधिकारिक बैठक करेंगे। उनका यह दौरा 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा। विदेश मंत्री बता दें आपको सिहासक ही आज शनिवार को ही राजधानी में अपने आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 1 दिसंबर को वे हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। थाईलैंड का प्रतिनिधिमंडल 2 दिसंबर को ही भारत से ही प्रस्थान करेगा और 1 दिसंबर को इसके साथ ही समक्ष ही मंत्री एस जयशंकर से हैदराबाद हाउस में ही बाइलैटरल बातचीत भी किए। और इसके साथ ही बता दें आपको कि MEA की रिलीज में कहा गया है कि डेलीगेशन 2 दिसंबर को भारत से रवाना होगा। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने ही प्रोफेसर यशवंत रावत केलकर युवा पुरस्कार समारोह में भी हिस्सा लिया है और इस अवसर पर ही उन्होंने युवा नेतृत्व और छात्र संगठन की भूमिका को सराहा और कहा है कि ऐसे मंच युवाओं में ही नवाचार और सामाजिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देते हैं। इस कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं की बड़ी संख्या ने भाग लिया। खबर गुजरात के वडोदरा से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित यूनिटी मार्च लगातार सुर्खियों में है। इस पद यात्रा के ही 5वें दिन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी इसमें शामिल हुए और बताते चले आपको कि ये यूनिटी मार्च 26 नवंबर को सरदार पटेल के ही मृतक गांव करमसद से शुरू हुआ था और कई स्थानों से होते हुए लोगों को राष्ट्रीय एकता और सरदार पटेल के योगदान के प्रति जागरूक करने का संदेश दे रहा है। आपको बता दें कि मंडाविया ने ही यात्रा के भाग लेते हुए उन्होंने साफ तौर पर इस यात्रा के दौरान पदयात्रा की एकता और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी है। यूनिटी मार्च में ही बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और मार्ग में जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। खबर राजस्थान के टोंक से है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने हाल ही में चुनाव प्रक्रिया और फॉर्म भरने की समय सीमा को लेकर बयान दिया है। पायलट ने कहा है कि यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने 4 तारीख से पहले सभी फॉर्म जो है भरने की समय सीमा तय की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी फॉर्म भरने में ही जल्दबाजी कर रही है, जैसा पहले बिहार में देखा गया था, लेकिन कांग्रेस इस मामले में मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि पिछले 11 साल में कितने घुसपैठिए को बाहर निकाला गया, इस पर चुनाव के समय राजनीति की जा रही है। उनका कहना है कि बीजेपी घुसपैठियों का नाम लेकर गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्ग को वोट काटना चाहती है। पायलट ने चुनाव आयोग से ही पारदर्शी तरीके से कार्य करने का भी आग्रह किया है।
बार हम लोग अपने कार्यकर्ताओं जनता से संपर्क में रहते हैं, लेकिन ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने समय सीमा बांधी है कि 4 तारीख से पहले सारे फॉर्म भरने हैं। और हमने निर्वाचन आयोग को बोला था कि राजस्थान में चुनाव बहुत दिन बाद हैं, तो जल्दबाजी में करोड़ों लोगों के फार्म भरना, उनके दस्तावेज इकट्ठे करना, उनकी फोटो लगवाना समय लगता है। तो जो जल्दबाजी बिहार में की थी वो यहाँ भी करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सब मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहे हैं। और हमेशा मैंने देखा भाजपा के नेताओं का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, वो बोलते हैं घुसपैठियों का संरक्षण हो रहा है, घुसपैठियों के नाम काटने हैं। और मैं चैलेंज करता हूं, देश में कोई घुसपैठिया है जो गैर कानूनी तरीके से देश में रह रहा है, उसको बाहर निकालिए। लेकिन बताइए, पिछले 11 सालों में भारत सरकार ने कितने घुसपैठियों को देश के बाहर निकाला है? जब चुनाव आता है तो नाम घुसपैठिया के देते हैं, लेकिन अंत में वोट किसका काटना चाह रहे हैं? वो गरीब का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का, अशिक्षित का, निर्धन का। तो उन लोगों को अधिकार संविधान ने दिया है, और वो अगर नाम कट जाता है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं लोकतंत्र में। इसलिए जैसे राहुल जी ने कहा कि वोट चोरी को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता है वो संदेह के घेरे में आ चुकी है। हम लोगों ने पूरा विधानसभा क्षेत्र और राजस्थान समेत बाकी प्रदेशों में भी मुस्तैदी से हम लोग अपना काम करें, ताकि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है, जिसको वोट देने का अधिकार है, वंचित ना रह जाए। और मुझे पीड़ा होती है जब देखता हूं कि लाखों के नाम कट रहे हैं। और नाम किसके कट रहे हैं? जिसको जो उनकी रोटी नहीं है, जो गरीब है, असहाय है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है, इतनी उसमें। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की चादर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इस क्षेत्र का ही AQI 169 रिकॉर्ड किया गया है और इसके साथ ही जो खराब श्रेणी में आता है ऐसा बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अक्षरधाम मंदिर के आसपास भी धुंध और प्रदूषण की परत साफ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से सलाह दी है कि लोगों को साफ तौर पर सलाह दी गई है कि बाहर जाने पर मास्क का इस्तेमाल करें और बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कश्मीर इन दिनों वर्ष 2007 के बाद का सबसे ठंडा नवंबर झेल रहा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चल रहा है। पूरे प्रदेश में ही शोपिया सबसे ठंडा बताया जा रहा है और जबकि श्रीनगर में ही न्यूनतम तापमान -4.5 रिकॉर्ड किया गया है। घाटी में शीतलहर और अधिक तेज हो गई है। वहीं जम्मू से बताया जा रहा है, खबर सामने आई जहां पर खिलकर धूप निकली है। यहां अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग का कहना है कि रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है, यानी कि और भी ज्यादा कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ सकता है। तो कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी है। कश्मीर में 2007 के बाद नवंबर सबसे ठंडा बताया जा रहा है। शोपिया सबसे ज्यादा ठंडी, श्रीनगर -4.5 बताया जा रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि शोपिया में सबसे ज्यादा ठंडा बताया जा रहा है और इसके साथ ही श्रीनगर की बात की जाए तो -4.5 सेल्सियस बताया गया है। तो आपको बता दें कि ठंड के कारण लोगों को लगातार सलाह दी जा रही है, बच्चे बूढ़ों को, कि घर से बाहर ना निकले, गर्म स्वेटर और कंबल का इस्तेमाल करें और इसके साथ ही ठंडी चीजों से भी दूर रहें। वहां पर बात करें अधिकतम तापमान की तो 24.6 और न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री रहा है और मौसम विभाग का ये साफ तौर पर कहना है कि रात के तापमान में और गिरावट भी आ सकती है, यानी कि और भी ज्यादा कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है और बताया जा रहा है कि ठंड के समय में अपना ध्यान रखें। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 0 से भी नीचे है। वहीं शोपिया की बात करें तो सबसे ज्यादा ठंडी और श्रीनगर में -4.5 सेल्सियस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव आयोग से बड़ी और बेहद खास खबर। चुनाव प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले BLO यानी कि ब्लॉक स्तर अधिकारी अब डबल सैलरी पाने वाले हैं और इसके साथ ही पहली बार ही इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और उनके असिस्टेंट को भी मानदेय मिलेगा और यह ऐलान कर्मचारियों की मेहनत को मान्यता देने के साथ ही आने वाले चुनाव की प्रक्रिया की ओर पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। आइए विस्तार से जानते हैं इस फैसले का असर क्या होगा और किस तरह से चुनाव प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिलेगा।
बीएलओ और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के लिए नई सैलरी का ऐलान किया है। इसके मुताबिक बीएलओ को अब डबल सैलरी मिलेगी, जबकि पहले वेतन वृद्धि का अंतिम बदलाव 2015 में हुआ था। बीएलओ की जिम्मेदारी सिर्फ मतदाता सूची तैयार करने तक सीमित नहीं है। इनकी भूमिका चुनाव के हर चरण में बेहद महत्वपूर्ण होती है। मतदाता जागरूकता, मतदान केंद्र का निरीक्षण और स्थानीय चुनाव की व्यवस्थाओं का संचालन, ये सभी काम बीएलओ के दायरे में आते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि कर्मचारियों को ये बढ़ा हुआ मानदेय देने का उद्देश्य उनके काम और मेहनत को मान्यता देना है। वहीं पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और उनके असिस्टेंट को भी मानदेय मिलेगा, जो अब तक नहीं मिलता था। वहीं बीएलओ अधिकारी का वेतन दोगुना किए जाने पर मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि बीएलओ के माध्यम से समय समय पर हम उनसे जो काम लेते थे वो सीमित था और उनका पारिश्रमिक निश्चित रूप से कम था। वे लंबे समय से अनुरोध भी कर रहे थे, इसलिए सरकार ने बेहतर निर्णय लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। हम जितना काम उनसे समय समय पर बीएलओ से लेते थे और उनका पारिश्रमिक निश्चित तौर पर कम था, बहुत दिन से उनके तरफ से मांग भी उठ रही थी, तो सरकार ने बेहतर फैसला किया है, हम लोग स्वागत। बीएलओ या ब्लॉक स्तर अधिकारी चुनाव प्रक्रिया का लीड होते हैं। वे मतदाता सूची के अपडेट, नए मतदाताओं की नामांकन प्रक्रिया और मतदान केंद्रों की तैयारियां में काम करते हैं। स्थानीय चुनाव में उनका काम चुनौतीपूर्ण होता है। कभी उन्हें ग्रामीण इलाकों में जाकर मतदाताओं को जागरूक करना पड़ता है, तो कभी चुनाव के दौरान लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करनी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीएलओ की मेहनत और समय चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक बीएलओ की सैलरी डबल होगी। इसका मतलब जो वेतन पहले उन्हें मिलता था, अब उसे दोगुना कर दिया गया है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और उनके असिस्टेंट को पहली बार मानदेय मिलेगा। सरकार ने इसे लागू करने के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान भी किए हैं। कई राज्यों में पहले से बीएलओ का वेतन अलग अलग था, लेकिन अब ये निर्णय पूरे देश में समान रूप से लागू होगा। तो कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनके काम में स्थिरता आएगी। बीएलओ और इलेक्टोरल ऑफिसर की सैलरी में अंतिम बड़ा बदलाव 2015 में हुआ था। उस समय भी इसका उद्देश्य कर्मचारी को उनकी जिम्मेदारी के अनुसार प्रोत्साहित करना था, लेकिन अब 2025 में यह ऐलान और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले सालों में बीएलओ की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब चुनाव आयोग ने उनके काम की गंभीरता को देखते हुए नई सैलरी और मानदेय देने का निर्णय लिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम कर्मचारियों के लिए सम्मान के साथ साथ उनके काम की गंभीरता को भी दर्शाता है। अब हमें अपने काम के लिए उचित सम्मान और प्रोत्साहित मिलेगा, कहते हैं एक पूर्व बीएलओ। और इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी इस फैसले से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में वे और बेहतर काम कर सकेंगे। इस फैसले का असर केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं, आम मतदाता भी इससे लाभान्वित होंगे। तो ये थी चुनाव आयोग का ऐलान, जिसमें बीएलओ और इलेक्टोरल ऑफिसर की सैलरी और मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये कदम न सिर्फ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि आने वाले चुनावों को और ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाने में मदद भी करेगा। चुनाव प्रक्रिया की सफलता में उनका योगदान अनमोल है और अब उन्हें इस मेहनत का उचित सम्मान भी मिलेगा। चुनाव आयोग ने देश की सियासत में इस वक्त एसआईआर का ऐसा बवंडर उठा है कि विपक्ष से लेकर सत्ता तक ही हर कोई अपने अपने तीर चला रहा है। अखिलेश यादव के तंज और बीजेपी का पलटवार और घुसपैठियों पर नई बहस। आज हम डिकोड करेंगे इस विवाद से किसे मिल रहा है असली पॉलिटिकल माइलेज। प्रदेश की सियासत भी इन दिनों सिर्फ एक शब्द पर अटकी है, एसआईआर। और इसी एसआईआर को लेकर अब सियासी तकरार, बयानबाजी और आरोपों का ऐसा भंवर है जिससे निकलना किसी भी पार्टी के लिए आसान तो नहीं। यूपी में पहली बार विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सामने आया है, जिन्होंने मंच से कह दिया, आज वोट कटेंगे, कल खेत जाएंगे। बस ये एक लाइन जो सियासत को सुलगा रही है। एसआईआर पर रार, विपक्ष का तकरार लगातार, बीजेपी का विरोधियों पर तीखा पलटवार, घुसपैठियों की सफाई विपक्ष को पसंद न आई, एसआईआर की खुलकर बुराई,
विपक्ष लड़ेगा लंबी लड़ाई। अखिलेश यादव ने खुलकर एसआईआर की बुराई की, इशारों में नहीं सीधे दो टूक कहा। ऐसे में जाहिर है कि सपा इस मुद्दे को लंबी लड़ाई मानकर चल रही है, लेकिन बीजेपी भला कैसे चुप रहती। फौरन आया बीजेपी का तीखा पलटवार, कहा सैफई परिवार डर गया है, इसीलिए एसआईआर पर झूठ फैला रहा है। एसआईआर जो थोड़ा बहुत बिहार के पहले लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाया गया कि एसआईआर पता नहीं कितना एक हवा बनाया गया, वो सारी चीजें पर्दाफाश हो गया। शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मताधिकार को लोग सुरक्षित रखें, जागरूक होने की जरूरत है। मैं हर एक वोटर से अपील करता हूं, मैं अपने दल के कार्यकर्ताओं से भी उम्मीद करता हूं कि वे भी इसमें जागरूक रहें, अच्छे अवेयर नागरिक के तौर पे सुनिश्चित करें कि उनकी वोट सुरक्षित। ज्यादा विरोध किया और खुद ही एसआईआर का फॉर्म भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, मैं तो सभी नागरिकों को कह रहा हूं कि एसआईआर के प्रणाली से डरे ना, आगे आए, इसमें भाग लें। और ये पहली बार नहीं हो रहा, चुनाव आयोग की एक भूमिका है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसको विश्वास करें। बीजेपी की माने तो एसआईआर सिर्फ एक सिस्टम नहीं, विकास, सुरक्षा और डिजिटल मॉनिटरिंग का वो हथियार है जिससे विपक्ष को डर है कि उनकी रणनीति कमजोर पड़ जाएगी। और इसी बीच घुसपैठियों की सफाई पर भी नया विवाद छिड़ गया है। सरकार कह रही है इन्हें हटाना जरूरी है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, लेकिन विपक्ष को ये पसंद नहीं आया। उनकी दलील ये है कि ये कदम डर फैलाने वाला है। जब फाइनल लिस्ट निकलेगी तब आप देख लेना ये बात। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है वहाँ पर 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं लोग। जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है जिन विधानसभाओं को उनमें 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं। ये यूपी की स्थिति है, ऐसे ही वो बंगाल में करने जा रहे हैं। भ्रम फैलाना, अफवाहें फैलाना अखिलेश यादव का स्वभाव बन गया है, अभ्यास बन गया है। कोरोना के समय में भी वैक्सीन को लेकर के ऐसे ही भ्रम फैला रहे थे, लेकिन चुपचाप जाकर के कोरोना की वैक्सीन लगवाए थे। एसआईआर को लेकर के भी अपना एसआईआर का फॉर्म उन्होंने भर दिया है, लेकिन एसआईआर के फॉर्म के लिए भरने के लिए निचले स्तर पर, बूथ लेवल पर समाजवादी पार्टी के पास आज बीएलए नहीं है, बूथ लेवल एजेंट्स नहीं है, बूथ समितियां नहीं है। वो ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि चुनाव में उनकी पराजय सुनिश्चित है, इसलिए इसके लिए पहले से ही आज वो कुतर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग भ्रम में पड़ने वाले नहीं है। लोग बहुत उत्साह के साथ निर्वाचन की इस प्रक्रिया में अपना हिस्सेदारी कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, निर्वाचन की पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि निर्वाचन की सूची, मतदाता सूची पारदर्शी हो, बेहतर हो और इसमें किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा न हो। खैर, मुद्दे भले अलग अलग हों, लेकिन निशाना एक ही है, पॉलिटिकल माइलेज। विपक्ष जहां एसआईआर को चुनावी हथियार बताकर जनता को चेतावनी दे रहा है, वहीं बीजेपी इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। नतीजतन बहस गर्मागर्म है, बयानबाजी तेज है और सियासी तापमान चरम पर। एसआईआर से जुड़ा ये मुद्दा अभी थमने वाला नहीं। विपक्ष लड़ाई लंबी लड़ना चाहता है और सत्ता पक्ष इस मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश में है। अब देखना यह है कि जनता किसकी डिकोडिंग पर भरोसा करती है और किसे मिलता है सबसे बड़ा पॉलिटिकल माइलेज। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।